अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.8, जिसकी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। फाइंड द चेंज इन मोमेंटम फॉर एन ऑब्जेक्ट subjected to a given force for a given time and state law of motion in terms of momentum। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की मदद से। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स, उसकी स्टेटमेंट थी द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is equal to applied force। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम इसी स्टेटमेंट को फॉर्मूला की मदद से लिखें तो इसका फॉर्मूला आएगा द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। नाउ स्टूडेंट्स, अब हमने इस फॉर्मूला को डिराइव करना है। तो स्टूडेंट्स, लेट कंसीडर वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m which is moving with initial velocity vi let a force F acts on the body which changes its velocity from Vi to Vf then students, by the definition of acceleration we can write that A is equal to Vf minus Vi divided by T। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आएगा तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लिखेंगे फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन वी कैन राइट F इज इक्वल टू ma। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करेंगे विच इज इक्वल टू Vf माइनस Vi डिवाइडेड बाय T। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम मास को मल्टीप्लाई करवाते हैं दोनों वेलोसिटीज के साथ तो हम लिखेंगे mvf माइनस mvi डिवाइडेड बाय T। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है mvf इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड mvi इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय T। तो स्टूडेंट्स, हम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम को लिख सकते हैं in terms of change of momentum divided by time t is equal to force।
तो स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल फॉर्मूला जिसको हमने प्रूव करना था। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, दिस इज द फॉर्मूला to relate force and momentum, and it states that the rate of change of momentum of a body is equal to force। तो फाइनली स्टूडेंट्स हम रिजल्ट में लिखेंगे अगेन वही स्टेटमेंट जिसको हमने स्टार्ट में लिखा था। नाउ स्टूडेंट्स अब हम रिजल्ट में वही स्टेटमेंट लिखेंगे जो हमने इस क्वेश्चन के आंसर के स्टार्ट में लिखी थी। जैसा कि फॉर्मूला हमने डिराइव किया है F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर टी। तो स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला में कह रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is equal to applied force। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 3.8 का आंसर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट आप देख सकते हैं विच स्टेट्स दैट define impulse and show how it is related to linear momentum। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम impulse को डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स impulse की डेफिनेशन है when a large force acts on a body for a very short interval of time then the product of force and time is called impulse। तो स्टूडेंट्स impulse का फॉर्मूला क्या होगा? impulse के लिए स्टूडेंट्स हम सिंबल I यूज करते हैं। I stands for impulse which is equal to the product of force and time। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को हमने कंप्लीट किया है जिसमें हमने इम्पल्स को डिफाइन किया। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है? शो हाउ इट मींस इम्पल्स इज रिलेटेड टू लीनियर मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स अब हम लिखेंगे रिलेशन बिटवीन इम्पल्स I एंड मोमेंटम P। तो स्टूडेंट्स जैसा कि हमें मालूम है फ्रॉम मोमेंटम एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू डेल्टा P आवर डेल्टा T। तो स्टूडेंट्स जब हम डेल्टा T को इक्वल की लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे ये फोर्स से मल्टीप्लाई होगा तो हम लिखेंगे F मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा P। नाउ स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन 1 आप देख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 में फोर्स और टाइम का
प्रोडक्ट इम्पल्स के इक्वल है, तो स्टूडेंट्स हम F मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी की जगह लिखेंगे I, विच इज इक्वल टू डेल्टा P, मीन्स दैट दिस इज इम्पल्स। डेल्टा की जगह क्या आएगा? चेंज, और डेल्टा किसके साथ लिखा हुआ है? P के साथ, विच इज मोमेंटम, तो हम लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम। तो नतीजा ये निकला, किसी भी बॉडी का जो चेंज इन मोमेंटम है वो उस ऑब्जेक्ट के इंपल्स के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंपल्स एंड मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट आप देख सकते हैं। स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पॉइंटिंग आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। एक्सप्लेन व्हाई अंडर सर्टेन कंडीशंस द लॉ इज यूजफुल इवन though the system is not completely isolated। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को डिफाइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हेडिंग लिखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन of linear momentum। It states that the total linear momentum of an isolated system always remain constant। कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहता है। नाउ स्टूडेंट्स, यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है आइसोलेटेड सिस्टम। तो अब हम आइसोलेटेड सिस्टम को डिफाइन करेंगे, देन हम आइसोलेटेड सिस्टम की इंपॉर्टेंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके ऊपर एक्सटर्नल लगने वाली फोर्स की वैल्यू 0 हो। तो हम लिखेंगे अ सिस्टम at which no external force acts on it। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक सिस्टम कंप्लीटली आइसोलेटेड नहीं है लेकिन उस केस में भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किस तरह से? तो अब हम लिखेंगे स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, दिस लॉ होल्ड्स गुड ओनली फॉर
isolated system, if the system is not isolated but the external forces are very small, as compared to the interacting forces. So, this law can also be applicable on such a system which is not completely isolated. तो स्टूडेंट्स बस हम करते ये हैं कि अगर सिस्टम के ऊपर लगने वाली फोर्सेस बहुत ही कम है, उनका मैग्नीट्यूड बहुत स्मॉल है, तो हम उन फोर्सेस को निगलेक्ट करते हैं, हम ये अज्यूम करते हैं कि सिस्टम के ऊपर लगने वाली फोर्स जीरो है, देन हम उस नॉन आइसोलेटेड सिस्टम के ऊपर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।